हेलो बेटा यश। देखो अपने ऑप्टिक्स में दो चैप्टर लगते हैं 12वीं क्लास के अंदर। एक लगता है रे ऑप्टिक्स और एक लगता है वेव ऑप्टिक्स। बच्चा क्या करता है कि रे ऑप्टिक्स तो उसको लगता है ठीक लगता है, थोड़ा सा इजी लगता है। और वेव ऑप्टिक्स जब बच्चा पढ़ता है तो वेव ऑप्टिक्स में बच्चा लगता है कि सर थोड़ा सा ये चैप्टर हमारे लिए कंसेप्चुअल है, थोड़ा हार्ड है। बेटा ऐसा कोई इश्यू नहीं है, जब इसको आराम से समझेंगे अपने तो ये भी हार्ड वाली कोई बात नहीं है। मेरे साथ बने रहिए, आराम से आएगा वेव ऑप्टिक्स, कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बोर्ड के हिसाब से अपने सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। देखो इस चैप्टर का नाम है आपका तरंग प्रकाश की। इसमें प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना गया। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंग यानी तरंगिका तथा तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता है। इसमें मेनली किसका सिद्धांत आने वाला है? तरंग सिद्धांत आएगा हाइगेन का। हाइगेन नाम का फिजिसिस्ट था, उसने सिद्धांत दिया था। देखो वैसे प्रकाश का एक उल्ट पुल्ट सिद्धांत रहा है। कभी प्रकाश को कणिकावाद सिद्धांत माना गया, कभी तो ये माना गया कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आता है तो कणिकाओं के रूप में आता है, ये न्यूटन का मानना था। लेकिन हाइगेन ने ये माना कि किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश आएगा तो तरंगिकाओं या फिर तरंगाग्र के रूप में आएगा। पहले थोड़ा सा मैं आपको न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत बता देता हूँ। न्यूटन का कार्पस्क्यूलर थ्योरी, कणिकावाद सिद्धांत। न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत क्या कहता है? न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत ये कहता है कि ये कोई भी प्रकाश स्रोत है, इससे जब प्रकाश उत्सर्जित होगा तो प्रकाश उत्सर्जित होगा सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में, छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में निकलता है। और ये कणिकाएं होती है, ये प्रकाश स्रोत से संभव सभी दिशाओं में उत्सर्जित होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे अगल बगल 3D में, इसके ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन ये कणिकाएं बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, इतनी ज़्यादा छोटी होती हैं कि ये दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्य होती हैं। इनकी प्रत्यास्थता खूब अच्छी होती है। और न्यूटन का साथ में ये भी कहना था कि जब ये कणिकाएं उत्सर्जित होती हैं तो इन कणिकाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। कणिकाएं प्रकाश स्रोत से प्रकाश के वेग से चलती हैं। कणिकाओं का वेग प्रकाश के वेग के बराबर या प्रकाश के बराबर इनकी चाल होती है, प्रकाश की चाल से चलती है। कणिकाएं छोटी होती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा छोटी होती है और कोई कम छोटी होती है, यानी कणिकाओं का जो साइज होता है वो सबका बराबर नहीं होता। और कणिकाओं का जो आकार होता है, आकार ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि प्रकाश के रंग कौन से होंगे। द साइज ऑफ कार्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ लाइट। कणिकाओं का जो आकार होता है वो प्रकाश के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार होता है। साइज अलग अलग होने के कारण प्रकाश के रंग अलग अलग होते हैं। आकार होगा वो रंग को रिप्रेजेंट करेगा, अलग अलग साइज होगा तो भी रंग क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ये अलग अलग साइज हुआ, साइज अलग अलग हुआ, इसीलिए रंग भी क्या आए, अलग अलग आए। ये कणिकावाद सिद्धांत है। और न्यूटन का ये मानना था कि प्रकाश सघन माध्यम में तेज चलता है, सघन माध्यम में तेज चलता है। ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन है। अकॉर्डेंस टू न्यूटन, न्यूटन के अनुसार। जबकि ऐसा नहीं होता है, प्रकाश सघन माध्यम में तो धीरे ही चलता है। ये ड्रॉबैक्स था न्यूटन का। सघन माध्यम में कैसे चलेगा बेटा? सघन माध्यम में धीरे चलेगा प्रकाश।
न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत लेते हैं। कणीय प्रकृति किसका मानना था? तो आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना, दकार्ते। क्या नाम बताया सर? दकार्ते। दकार्ते ने कणिकावाद सिद्धांत माना था कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है। न्यूटन के सिद्धांत से हम परावर्तन की, कणिकावाद सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन दो घटनाएं ऐसी हैं, व्यतिकरण और विवर्तन। कौन कौन सी बोली है मैंने? व्यतिकरण और विवर्तन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। विवर्तन, विवर्तन, ये दोनों के दोनों घटनाएं तरंगीय गुण है। ये आप तरंगीय सिद्धांत मानोगे तभी हो पाएगी, जब प्रकाश को तरंग मानोगे तभी ये सिद्ध हो पाएंगे, बताइए सिद्ध नहीं होंगे। कई बार बोर्ड में ऐसा पूछा जाता है कि प्रकाश की उन दो घटनाओं का नाम लिखिए जो तरंगीय गुण को प्रदर्शित करती है या तरंगीय गुण का समर्थन करती है। तो बच्चा लिखता है पहला व्यतिकरण और दूसरा लिखता है विवर्तन, यानी इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। ये दोनों कौन सी तरंगें उत्पन्न करती है? सभी तरंगें, चाहे वो अनुप्रस्थ हो चाहे अनुदैर्ध्य हो, ये सभी तरंगों का गुण है। चाहे वो आपकी अनुप्रस्थ हो चाहे आपकी अनुदैर्ध्य हो। तो हाइगेन के सिद्धांत में क्या चीज है? देखो, हाइगेन्स की जो तरंग सिद्धांत है, तो हाइगेन्स हाइगेन हाइगेन का ये मानना था कि कोई भी प्रकाश स्रोत है तो उससे प्रकाश जब उत्सर्जित होगा तो वो छोटी छोटी तरंगिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है। कण की जगह इसने तरंगिका ले लिया, तरंगिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है। ये तरंगिकाएं प्रकाश स्रोत से सभी संभव दिशाओं में उत्सर्जित होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल। वही बात, इनकी लंबाइयां कम होती है, लेकिन लंबाइयां कम भले ही हो, सबकी लंबाइयां समान नहीं होती, अलग अलग लंबाइयां होती है। लंबाइयां अलग अलग होगी, और अलग अलग लंबाइयां होगी तभी प्रकाश के रंग क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। हाइगेन के सिद्धांत से, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगिकाओं यानी वेवलेट्स तथा तरंगाग्र, हम आगे समझ लेंगे, तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता है। ये जो तरंगिकाएं होती है ये प्रकाश स्रोत से सभी संभव दिशाओं में उत्सर्जित होती है। प्रकाश स्रोत से सभी संभव दिशाओं में उत्सर्जित होती है। इन तरंगिकाओं की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। के तुल्य होती है। प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। इन तरंगिकाओं की लंबाइयां
तरंगिकाओं की लंबाइयों के आधार पर प्रकाश के रंग निर्धारित होते हैं। देखो, हाइगेन ने जब अपना सिद्धांत दिया था बेटा, तब तक यांत्रिकी तरंगों की खोज थी। हाइगेन ने जब तक अपना सिद्धांत दिया था तब तक बेटा कौन सी तरंगों की खोज थी? सर, यांत्रिकी तरंगों की खोज थी। और यांत्रिकी तरंगें बेटा वो होती है जिनको संचरण के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेन ने ये मान लिया था कि प्रकाश संचरण के लिए भी एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो हाइगेन का मानना था कि प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि ये भी ड्रॉबैक है, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो कई बार बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर हाइगेन ने ये मान लिया कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक मीडियम फैला हुआ है, माध्यम फैला हुआ है। उस माध्यम का नाम उन्होंने रखा ईथर। इस माध्यम का नाम क्या दिया उन्होंने? ईथर माध्यम। और ईथर ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, ये जो ईथर है वो एक काल्पनिक माध्यम है। काल्पनिक माध्यम का नाम ईथर। इसके साथ साथ आपको इससे ये पढ़ना पड़ेगा कि तरंगाग्र क्या चीज होती है। ये हाइगेन की तरंग सिद्धांत बताया मैंने आपको। आगे हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक वर्ड से इंट्रोड्यूस होंगे, उसे हम कहेंगे तरंगाग्र। बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेव फ्रंट, तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है कि माध्यम में खींचा गया एक पृष्ठ होता है जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करने वाले होते हैं। जैसे आपने एक ये प्रकाश स्रोत लिया, प्रकाश स्रोत से समान दूरी के ऊपर, जैसे ये दूरी ली, इससे इतनी दूरी ये ली, इससे इतनी दूरी इधर ली, इससे इतनी दूरी इधर ली, इतनी दूरी इधर ली, इतनी दूरी नीचे ली। तो यहाँ जो कण है, यहाँ कण है, यहाँ कण है, यहाँ कण है, ये प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर है, तो इन सब की कलाएं सेम है। यानी सेम दूरी के ऊपर जो आएंगे उन सब की कलाएं समान होगी। तो जो मैं रेड वाला खींच रहा हूं वो एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये पॉइंट्स हैं, ये कण कैसी कला में कंपन कर रहे हैं? तो आप कहोगे सर सभी समान कला में कंपन कर रहे हैं। तो समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ होता है या माध्यम में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करने वाले हों। इधर परिभाषा करते हैं इसकी। तरंगाग्र क्या होता है? माध्यम में खींचा गया या लिया गया वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करने वाले हों, तरंगाग्र कहलाता है। एक तो परिभाषा ये है कि हम एक ऐसा पृष्ठ लें जिस पर उपस्थित सभी कण कैसी कला में कंपन करने वाले हों, समान कला में कंपन करने वाले हों। और दूसरी परिभाषा आप इसकी लिख सकते हो, दूसरी डेफिनेशन बच्चा ये भी लिख सकता है कि तरंगाग्र समान कला में
कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ यानी लोकस, बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के प्रकार हैं बेटा। इसके बाद तरंगाग्र के प्रकार, तरंगाग्र के प्रकार इस बात पे डिपेंड करेंगे कि प्रकाश स्रोत कैसा है। तरंगाग्र देखो 3 प्रकार का लिया जाता है, या तो लेते हैं गोलीय, या लेते हैं बेलनाकार, और या लेते हैं समतल तरंगाग्र। तो तरंगाग्र के प्रकारों के नाम सीखें पहले मेरे साथ आप। तरंगाग्र पहला कौन सा? स्फेरिकल। सर गोलीय तरंगाग्र, बिल्कुल बेटा, गोलाकार तरंगाग्र। दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र। तीसरा समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र कौन सा होता है? गोलीय कब बनता है या समतल कब बनता है? तो ये डिपेंड करता है प्रकाश स्रोत कैसा है। अगर प्रकाश स्रोत है बिंदुवत, कैसा सर? बिंदुवत। बिंदु क्या होता है? एक छोटा सा गोला होता है, उसको जब सेपरेट करोगे तो गोला ही बनेगा। तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगाग्र, बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है, वो गोलीय तरंगाग्र हो जाएगा। और यदि हम प्रकाश स्रोत ले लेते हैं रेखिक, जैसे ट्यूबलाइट होगी, रेखिक या स्लिट, तो उससे कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर उससे बेलनाकार आ जाएगा, क्योंकि रेखा होती है वो एक बेलन होता है, पॉइंट होता है वो एक गोला होता है। और प्रकाश स्रोत जब बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, प्रकाश स्रोत अत्यधिक दूरी पर हो, अधिक दूरी से आने वाला तरंगाग्र, अधिक दूरी से आने वाला तरंगाग्र समतल होता है। तो बेटा इनके डायग्राम और बता देता हूं मैं आपको। अगर आपने लिया है बिंदुवत प्रकाश स्रोत, ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, तो इसके तरंगाग्र आएंगे सेकेंद्रीय गोले खींच दो, इसको प्रकाश स्रोत को केंद्र मान करके, ये दोनों के दोनों गोलीय तरंगाग्र हो गए। और ऊर्जा जाएगी इसके लंबवत दिशा में, ये प्रकाश की किरणें होंगी, ये प्रकाश किरणें। कई बार पूछा जाता है प्रकाश की किरण और तरंगाग्र में कितने डिग्री का एंगल होता है, तो बच्चा बोलता है सर 90 डिग्री का एंगल होता है। बिल्कुल सही बात है। ये तो क्या है, रेड वाली तो प्रकाश की किरण, ऊर्जा संचरण की दिशा बोल सकते हो आप, ऊर्जा संचरण की दिशा है। और ये जो ब्लैक कलर के मैंने बना रखे हैं गोले, ये क्या है? गोलीय तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र। तरंगाग्र और किरण में कितने डिग्री का एंगल होता है? तो 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाएं, तरंग संचरण, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाएं प्रकाश की किरण को बताती है या ऊर्जा संचरण की दिशा को बताती है। ये जो मैंने तरंगाग्र बनाया बेटा, ये कौन सा है? ये गोलीय तरंगाग्र है। नंबर 2, नंबर 2 देखिए बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र के लिए क्या लेंगे आप? एक स्लिट लेंगे या सीधी रेखा लेंगे, रेखिक प्रकाश स्रोत है, तो ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, तो ये तो इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट हो गए। तो इससे कैसा आएगा सर? इससे गोलीय आएगा। और इससे भी कैसा आएगा बेटा? गोलीय। जब ये आर दूरी चलेगा तो यहाँ वाला भी कितनी दूरी चलेगा? आर। तो ये सारे के सारे, अब जो जिस दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो समान कला में, इधर वाले इस पृष्ठ पे भी कैसी कला में? समान कला में। तो रेखा लिया आपने, ये रेखा ली, तो इसके लिए कैसा आया? बेलनाकार, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इससे कितनी दूरी पे पड़ रहे हैं? सेम दूरी पर। तो ये हो जाएगी तरंग संचरण, प्रकाश के किरण, ऊर्जा संचरण की दिशा, ये ऊर्जा संचरण की दिशा, ये ऊर्जा संचरण की दिशा, यानी प्रकाश की किरण। अगर हम प्रकाश स्रोत लेते हैं कैसा? ये वाला, ये वाला देखिए, ये तो है प्रकाश स्रोत,
ये क्या है? प्रकाश की किरण। और बेटा ये जो बेलन बना रखा है, ये बेलनाकार तरंगाग्र है। बेलनाकार तरंगाग्र, ये बेलनाकार तरंगाग्र हो गया। ये आपका नंबर 2 हो गया। तीसरा देखिए, नंबर 3। तो तीसरा कौन सा भैया? समतल तरंगाग्र। अगर प्रकाश स्रोत बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश है, सूर्य से वहाँ से उत्सर्जित तो होता है गोलीय, क्योंकि सूर्य एक गोला है तो वहाँ गोलीय होगा। लेकिन उस जब पृथ्वी बहुत ज़्यादा दूर पड़ती है उससे, तो जब वहाँ से गोलीय तरंगाग्र आएगा तो गोलीय तरंगाग्र का एक भाग ही पृथ्वी पर पहुँच पाएगा। भाग पहुँच पाएगा तो वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा? एक समतल तरंगाग्र हो जाएगा। तो प्रकाश स्रोत अत्यधिक दूरी पर हो, यदि प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर हो, तो इससे आने वाला तरंगाग्र समतल होगा। समतल तरंगाग्र के लिए डायग्राम आप ये बनाएं। ये समतल तरंगाग्र हो गया, और ये बहुत ज़्यादा दूरी से आ रहा है तो हमने पीछे कौन सी लाइन दे दी? डॉटेड लाइन दे दी। और आगे हम दे देंगे ये प्रकाश की किरणें। ये प्रकाश की किरणें लंबवत खींची गई रेखाएं। ये जो ए, बी, सी और डी है, वो तो एक समतल तरंगाग्र है। रेड वाली क्या है? प्रकाश की किरण। ए बी सी डी तरंगाग्र है, और ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा दूरी पर है। तो बेटा तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय, बेलनाकार और समतल। वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि प्रकाश स्रोत कैसा होगा। बिंदुवत, तो बिंदु एक गोला है तो गोली आएगा। दूसरा रेखिक, रेखिक हो गया या ट्यूबलाइट हो गया या स्लिट हो गया तो वो एक बेलन है तो बेलनाकार आएगा। और प्रकाश स्रोत से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं तो बेलनाकार तरंगाग्र का कि एक भाग पहुँच पाता है और गोलीय तरंगाग्र का भी एक भाग पहुँच पाता है। तो हम ये कहेंगे कि बहुत दूरी पर प्रकाश स्रोत होगा तो उससे आने वाला तरंगाग्र कैसा होगा? समतल होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं? तरंगाग्र के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और तरंगाग्र और प्रकाश की किरण में कितने डिग्री का एंगल होता है? तो बेटा 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके बेटा, इतना तैयार करेंगे आप। बेस्ट ऑफ लक।